जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर अड्डा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सामने लेकर आया हूं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है, किस दिन डीए की घोषणा हो सकती है। ये मेरा खुद का आकलन है, पर आप वीडियो को देखिए और इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही आज हम बात करेंगे 50% डीए के मर्ज पर सदन में वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है। साथ ही दोस्तों, हम पेंशनर से जुड़े कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि पेंशनर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम यूपीएस, जो कि सरकार ने अभी नोटिफिकेशन निकाला पीएफआरडीए की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी लेके आता हूं जो आपके काम। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सदन में बजट सत्र का दूसरा भाग चल रहा है और सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये बजट सत्र दूसरा भाग 10 मार्च 2025 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। तो दोस्तों, और सरकार ने अभी तक, जैसा कि सभी पेंशनर्स और वेतनभोगी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार डीए वृद्धि को लेकर, जो कि जनवरी से मिलना है, उस पर कुछ ना कुछ घोषणा करेगी, पर अभी तक कोई भी घोषणा हुई नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सरकार अभी कई मुद्दों पर सदन में घिरी हुई है। विपक्ष बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा है, चाहे वो सेना के जवानों, अधिकारियों और पेंशनर्स के ऊपर हो रहे सिविल में पुलिस के अत्याचार हो, या फिर पेंशन के मामले हो, या डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हो, या एएफटी में जुड़े हुए मामले हो, चाहे यूपीएस एनपीएस के मामले हो। सरकार कई सवालों से घिरी हुई है। ऐसे में आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार केंद्र सरकार डीए में 2% या 3% की वृद्धि कर सकती है, जैसा 2% की वृद्धि कर सकती है। परंतु 2% की वृद्धि होते ही आप सभी जानते हैं कि सरकार सदन में फिर से विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी, क्योंकि वो विपक्ष सरकार से कई प्रकार के सवाल पूछना आरंभ कर देगा महंगाई के और डीए को अंतर को लेके। तो सरकार इस मामले में भी सीधा विपक्ष के सवालों के सामने या उसके घेराव में नहीं आना चाहती है। तो एक कारण ये भी हो सकता है डीए में देरी की से घोषणा होने का। साथ ही दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण सवाल जिस पे कि सरकार से सवाल पूछा गया सदन में, क्या सरकार डीए के 50% मर्ज करने के बारे में क्या सोच रही है, क्या उसका कोई प्लान है। तो सदन में वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नहीं, सरकार अभी 50% डीए मर्ज के बारे में कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। अतः इसका मतलब यह हुआ कि अभी इस पर कोई जवाब देने का कोई नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के ये मुद्दा अभी विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एएफटी से जुड़े हुए कुछ मामले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेंशनर्स कई मामलों को लेके एएफटी में जाते हैं, और एएफटी जो है वो पेंशनर्स के हक में फ़ैसला भी सुना देती है। परंतु केंद्र सरकार का सीधा आदेश है अपने आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू सभी कमांड्स को कि ऐसे फैसलों को जो कि सरकार के अगेंस्ट में हो, उसको सीधा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो दोस्तों, एएफटी के वकीलों के अनुसार कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि पेंशनर सीधा, यदि उनकी का फैसला, एएफटी का फैसला उनके पक्ष में आता है, तो ऐसे कुछ मामलों में पेंशनर सीधा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करते हैं, जिसमें कि पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है डिसेबिलिटी पेंशन का मामला। यदि कोई मामला डिसेबिलिटी पेंशन का है तो उसमें भी पेंशनर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। साथ ही दूसरा है नोशनल इंक्रीमेंट का मामला। तीसरा है ऑप्शन फिक्सेशन से जुड़ी समस्याएं।
और चौथा और आखिरी पॉइंट है, नाबालिग और विधवा पेंशन से जुड़े किसी भी मामले में यदि एएफटी का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में है तो और केंद्र सरकार उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रही है या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो पेंशनर सीधा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। और ऐसे में अधिकतर केसों में फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंशनर्स के हक में आएगा और इसके बाद वो केंद्र सरकार को उन फैसलों पे अमल करना पड़ेगा और उनको पेंशनर्स को उनका हक देना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा एक आखिरी और बात करते हैं हम एनपीएस और यूपीएस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सरकार ने पीएफआरडीए की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, गजट नोटिफिकेशन, और जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें कुछ बदलाव की डिमांड की जा रही थी, परंतु सरकार ने इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, परंतु फिर भी इसको छोटे मोटे बदलाव के साथ में इसको लागू कर दिया गया है, जिससे कि 1 अप्रैल से ये प्रभावी भी हो जाएगा। और इसमें सभी वो लोग जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद किसी भी केंद्र सरकार में ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट में, वो सब इन पे लागू होगी। साथ ही इसमें ये भी ऑप्शन है कि जो भी लोग अब तक पेंशन के हिसाब से एनपीएस में कवर थे, जो कि 1 जनवरी 2004 से के बाद में ज्वाइनी है, उनके ऊपर वह है कि वो चाहे तो एनपीएस या तो यूपीएस को भी ऑप्शन में ले सकते हैं। परंतु इसमें यह है कि वो ऑप्शन सिर्फ एक टाइम ही ले सकते हैं, एक ही बार बदलाव एनपीएस से यूपीएस कर सकते हैं। इसके बाद वो अपना बार बार बदलाव इसमें नहीं होगा। साथ ही इसमें एक और बड़ा बदलाव है कि इसमें अगर कर्मचारी चाहे तो पेंशन के वक्त 60% अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकता है। परंतु अभी भी इसमें कई सारी खामियां हैं और इसके लिए अभी कई कर्मचारी वर्ग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट या आंदोलन करने पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ और बदलाव देखने को आगे मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सैनिकों के ऊपर या भूतपूर्व सैनिकों या अफसरों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार या कुछ केस हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने चल रहा है पटियाला के अंदर पंजाब में कि कर्नल साहब और उनके बेटे के साथ जो अभी एक घटना घटी है, तो इस पर तो आर्मी हेडक्वार्टर ने एक्शन लिया है। क्योंकि ये शायद कर्नल साहब सीधा आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे, इसलिए इन पर तो एक्शन हो गया इस केस में और 12 पुलिसकर्मी अभी सस्पेंड बताए जा रहे हैं। परंतु ऐसे और भी कई मामले हैं जो कि मीडिया और सोशल मीडिया में आते ही नहीं है, जो कि डेली घटनाएं घटती हैं। तो सरकार को इस पर भी कोई विचार करना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ कदम या कुछ नए कानून बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्लीज़ अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।